देखो ये टॉपिक है वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम। तो हमने आपको बताया कि एक आवेश अगर होगा तो वो आवेश अपने चारों तरफ एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र रखता है। उस प्रभाव क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखोगे तो दूसरे आवेश को या तो वो आकर्षण कर लेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा, कुल मिलाकर बल आरोपित करेगा। यानी दो आवेश अगर एक दूसरे के समीप हैं तो उनके बीच में बल लगेगा, और आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं वैद्युत बल। ठीक है, आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युत बल कहेंगे। और वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार का आवेश आपने रखा है। दोनों समान प्रकृति वाले रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति वाले रहेंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये बात तो तय हो गई कि वैद्युत बल लगेगा आवेश के कारण। आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों बातें हो गई। कूलाम ने क्या किया? इसे फॉर्मुलाइज्ड करने का प्रयास किया, इसका निगमन सूत्र बनाने का प्रयास किया कि अगर दो आवेशों के बीच बल लगता है तो कितना लगता है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको जानने का प्रयास किया। और उसने किया क्या, देखिए। कूलाम ने कहा मान लो एक आवेश ये है, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, ये दो आवेश हो गए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R। कूलाम ने कहा कि जो इन आवेशों के बीच बल लग रहा है वह बल इन आवेशों के लिए अनुक्रमानुपाती होगा, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर इन तीनों तथ्यों को एक साथ मिला के लिखा जाए तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर ऐसे तो मिलेगा। तो ये हो गया कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम को ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि जो बल है वो आवेशों के अनुक्रमानुपाती होती है? तो आप इस कूलाम के नियम को बारीकी से जब देखोगे तो आपको लगेगा कि इनको प्रेरणा मिली है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। क्यों मिली प्रेरणा? क्योंकि हमने कहा कि जो आवेश है वो द्रव्यमान का ही गुण होता है। द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल लगता है तो फिर आवेशों के बीच भी लगना चाहिए, इसी को कॉन्सेप्ट बनाया। तो जैसे अगर हम मान लेते कि पहले वाले आवेश का द्रव्यमान m1 और दूसरे वाले आवेश का द्रव्यमान m2 है, तो यहाँ लगता न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो कहता कि दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन द्रव्यमानों के क्या है? अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इन्हें आपस में मिलाया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आएगा प्रोपोर्शनली वो m1 इंटू m2 बटा R स्क्वायर आएगा। तो ये न्यूटन है और इनसे प्रेरणा लेकर के कूलाम ने ये नियम बनाया। ठीक है, तो आवेशों के बीच जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है भाई? आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो वैद्युत बल का मान बढ़ेगा, आवेश की मात्रा घटेगी तो वैद्युत बल का मान घटेगा। यानी जिस अनुपात में आवेश बढ़ेगा उसी अनुपात में बल भी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर आवेश घटेगा तो बल भी घटेगा। लेकिन दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी अगर बढ़ाओगे तो बल बहुत तेज़ी से घटेगा, दूरी बढ़ाने पर बल क्या होता है? घटता है, और दूरी घटाने पर बल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये दूरी के विपरीत है। ठीक है, कूलाम ने इस लाइन को ऐसे लिख के F बराबर K एक कांस्टेंट मान लिया, नियतांक, और इसके लिए लिखा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये बात बताया कूलाम ने। तो इसे जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसे ही कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये जो K है, K का मान ज्ञात किया 9.0 गुणे 10 की घात
9, 9 गुणे 10 की घात 9, ये मान कांस्टेंट के का मान प्राप्त किया गया प्रयोग के द्वारा, और वो भी कूलाम ने ज्ञात किया। यहाँ तक बात हो गई। लेकिन इसके बाद और रिसर्च हुआ। जब कूलाम ने कहा कि आवेशों के बीच जो बल है वो आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि आवेश पर निर्भर करता है दोनों के बीच लगने वाला बल। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, यानी जो बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी पर भी निर्भर करता है। तो कूलाम ने 2 एस्पेक्ट लिए थे, 2 ही दृष्टिकोण अपनाया था। एक कि जो आवेशों के बीच बल है वो आवेश पर निर्भर करता है, दूसरा आवेश के बीच जो बल लगेगा वह दूरी पर निर्भर करता है। तो कूलाम के नियम में 2 बातें कवर हो गई। क्या क्या? आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। अब आगे अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और फिर ढूंढा गया कि क्या जो कूलाम ने कहा था केवल आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर ही बल निर्भर करता है या किसी और कारण पर भी निर्भर कर सकता है। जैसे कूलाम ने इन आवेशों को कहाँ रखा था, तो पता चला इन्होंने हवा में रख के प्रयोग किया। अब अगर मान लो इन आवेशों को जल में रख के प्रयोग किया जाए या अंतरिक्ष में रख के प्रयोग करें, तब क्या होगा? तो क्या बल का मान बदलेगा? ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी थिंकिंग आई और उस पर रिसर्च हुआ, तो पता चला ऐसा है कि जो आवेशों के बीच बल है वो केवल आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर ही नहीं निर्भर करता, इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे अब मान लो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, और दोनों आवेशों के बीच में हमने रख दिया क्या? जल है, पानी रख दिया। यस, ये जल भी हो सकता है, वाटर, या पेपर भी ले सकते हो, या प्लास्टिक भी ले सकते हैं। ठीक है, फाइबर, मोम, वैक्स, इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ ले सकते हैं। इसमें हम चालक भी ले सकते हैं। ये तो सारे कुचालकों की मैंने बात की, इसमें चालक भी ले सकते हो, जैसे तांबा है, लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब तो कंडक्टर है, चालक है, इन्हें भी ले सकते हैं। तो जो कूलाम ने कहा कि आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है और आवेशों के बीच की दूरी, सिर्फ 2 बातों पे ध्यान दिया। बाद में रिसर्च में पता चला ऐसा नहीं है। जो बल है वो केवल आवेश की मात्रा दूरी पर नहीं, आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो आवेशों के बीच में जो माध्यम है, यह माध्यम चालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। तो इस माध्यम का एक नाम रख दिया गया परावैद्युत। क्या नाम रखा गया भाई? परावैद्युत। अंग्रेजी में इसे कहा गया डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। और इस परावैद्युत को रखने से आवेशों के बीच का बल कितना बढ़ जाता है, कितना घट जाता है, यह जानने के लिए एक नया टर्म यूज़ किया गया जिसे कहा जाता है परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो अब कूलाम के नियम में परावैद्युतांक भी आ जाएगा। फिर बात आई कि चलो जल, पेपर, प्लास्टिक, फाइबर, तांबा, लोहा, टीना, प्लास्टिक, इनको भूल जाओ। अब अंतरिक्ष में ले चलते हैं आवेश को, स्पेस में, जहाँ कुछ भी ना हो, ना हवा हो, ना पानी हो, ना कुछ ना हो, एकदम फ्री स्पेस। तो जब निर्वात में इसे ले जाया गया, तो निर्वात में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया वैक्यूम, इन वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए एक टर्म यूज़ किया गया एप्सिलॉन नॉट, और इसे कहा गया कि यह निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता। अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है, आंकिक मान इसका।
मात्रक लिखना चाहोगे तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट टर्म यूज़ किया गया। तो देखो कितने एस्पेक्ट इसमें आ गए। कूलाम ने केवल 2 पर ध्यान दिया था, किस पर? आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर। यहाँ पर क्या क्या आ गया? आवेश के बीच का माध्यम भी महत्वपूर्ण हो गया। इस माध्यम के बदलने से भी वैद्युत बल का मान बदल जाता है और उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, परावैद्युतांक। किसी पदार्थ को रखोगे तो परावैद्युतांक के इस्तेमाल करेंगे, और अगर पदार्थ ना हो, स्पेस में रखा जाए, तो स्पेस के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और स्पेस के लिए परावैद्युतांक के को मान लिया जाता है 1। इसे वायु या निर्वात, एयर या वैक्यूम दोनों हो, उन दोनों के लिए के का मान क्या माना जाता है अभी? 1 माना जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद माध्यम के अलावा और किस बात पर यह निर्भर करता है? तो आगे चलकर एक और तथ्य मिला कि आवेश त्रिआयामी होता है और जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी 3 डायमेंशनल होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र त्रिआयामी है तो एक आवेश प्रत्येक दिशा में रहने वाले आवेश को प्रभावित करेगा। तो अगर मान लो एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, तो इनके सामने जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाली क्रिया है वो इसके जस्ट बिहाइंड वाले आवेश को भी तो प्रभावित करने वाली क्रिया बनेगी। तो यहाँ पर एक नया टर्म यूज़ किया गया, घनकोण। कौन सा टर्म? घनकोण, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल ये है कि मान लो यह एक स्फेरिकल चार्ज है, 3 डायमेंशनल आवेश है, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखा इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इस पूरे कोण को कहा जाता है सॉलिड एंगल, ओमेगा। और एक गोले के लिए ये होता है 4 पाई स्टे रेडियन। एक गोले के लिए, एक गोलीय ज्योमेट्री हो तो उसके लिए कितना होता है? 4 पाई स्टे रेडियन। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल में। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है भाई? पहला, कूलाम के अनुसार आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी के निर्भर करेगा। निर्भर करने का मतलब वही है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रम। तीसरा, इन आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगा। चौथा, अगर आवेश नहीं, माध्यम ना रहा तो वैक्यूम या निर्वात के लिए भी अलग मान हो रखेगा। और चौथा जो सबसे बड़ी बात है वो है घनकोण, कि सामने सामने कितनी वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं उनकी मात्रा पर भी यह निर्भर करता है। तो इतने तथ्यों के ऊपर वैद्युत बल निर्भर करता है। अब अगर इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़ा जाए तो यही फॉर्मूला जो सिर्फ इतना लिखा हुआ था अब वो बन जाएगा, F बराबर 1/4 पाई ये इंटू के और इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतने टर्म आ जाएंगे। और Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये बन जाएगा कूलाम का नियम। बात समझ में आई? इसमें से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मानक मान है, और ये इसी कांस्टेंट के क्या होता है? बराबर 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। इसमें एक चीज़ जो नया आएगा वो क्या आएगा? के। जब आप किसी दूसरे पदार्थ को लाके इन्वेस्ट करोगे बीच में तब ये बल को प्रभावित और करेगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/k इंटू 9 × 10⁻9 गुणे Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ऐसा भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, बात स्पष्ट है? तो नोट किया जाए, यही है कूलाम का नियम।